मैं स्वागत करता हूँ आपका जागो उत्तराखंड में। आज मैं अपने स्टेट की उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी मैं इसे कहूँगा देहरादून में हूँ और आज मेरे साथ में दून यूनिवर्सिटी की वीसी डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जी हैं। जिस तरह से उत्तराखंड ने अभी अपना 21वां स्थापना वर्ष मनाया और 22वें वर्ष में उत्तराखंड ने प्रवेश किया। इन 21 साल के उत्तराखंड में शिक्षा की अगर मैं बात करूँ कितना बदलाव हुआ, क्या आगे संभावनाएँ हैं, जिस तरह से नई शिक्षा नीति में भी जो प्रावधान हैं और किस तरह से हम शिक्षा के माध्यम से उत्तराखंड को आगे ले जा सकते हैं, उस विषय पे आज चर्चा के लिए मेरे साथ में डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जी हैं। मैम मैं स्वागत करूँगा आपका जागो उत्तराखंड में। जिस तरह से हमने अभी उत्तराखंड का 21वां स्थापना वर्ष मनाया, 22वें वर्ष में प्रवेश किया, तो अब आप क्या संभावनाएँ देखती हैं इस 21 वर्ष पूरे होने में? ये उत्तराखंड संभावनाओं से भरा है और आज नहीं, पृथक राज्य बनने से पहले अपूर्व संभावनाएं लिए हुए था और उत्तर प्रदेश की राजनीति, शिक्षा, आर्थिकी में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्हीं सब संभावनाओं के चलते कि हमें हमारा ड्यू नहीं मिल रहा है, उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग उठी और आज शहीदों की कुर्बानी के ऊपर ही उत्तराखंड राज्य खड़ा है। और खड़ा है तो संभावनाओं के साथ खड़ा है। कुछ लोगों को लगता है कि ये शहीदों के सपनों से हम शायद डेविएट हो गए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि रोजगार के क्षेत्र में और आर्थिकी के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड ने अपने कुछ मापदंड स्थापित किए हैं। लेकिन अभी हमें बहुत आगे जाना है, बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि मैं एजुकेशन से हूँ। तो मुझे ये लगता है कि उत्तराखंड में एजुकेशन का स्तर काफ़ी ऊंचा है, ज़्यादा लिटरेट लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और ज़्यादा जागरूक लोग हैं। विशेषकर महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में मैं देखती हूँ कि उत्तराखंड की मातृशक्ति जितनी जागरूक है, केरल के बाद या केरल से पहले या केरल के बराबर उतनी ही जागरूक हमारी मातृशक्ति है। और उनको पूरा पूरा ज्ञान है, बस उसको आगे लाने की आवश्यकता थी। जैसे अभी एक पद्मश्री तुलसी गौड़ा जी को मिला, मैं उनके बारे में पढ़ रही थी कि वो इंसाइक्लोपीडिया एनवायरनमेंट की। अगर आप उत्तराखंड में ऐसी मातृशक्ति को ढूंढेंगे तो यहाँ एक नहीं, कई इंसाइक्लोपीडिया मिल जाएंगे और वो महिलाओं के बीच से ही मिलेंगे जिनको मेडिसिन का ज्ञान है, जो अपने बड़े बूढ़ों का ध्यान रख रही हैं, जो जंगली जानवरों से लड़ रही हैं, जो पलायन की मार झेल रही हैं, जो स्कैटर्ड जो हमारी लैंड होल्डिंग है उनमें कुछ पैदा करने के लिए जुझारू हैं, संघर्षरत हैं, जो पानी की किल्लत झेलती हैं, उन सब में भी वो खड़ी हैं पूरी शान के साथ। और उनका हैप्पीनेस इंडेक्स अगर आप देखेंगे, जिसकी आज पूरे विश्व में चर्चा है, तो मातृशक्ति का हैप्पीनेस इंडेक्स उत्तराखंड में बहुत अधिक है। सब कुछ करने के बाद भी वो प्रकृति प्रेमी अपने आप में संतुष्ट दिखाई देती हैं। उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरह से आप यहाँ पे वीसी हैं और एक बड़ा पद होता है, आपने भी कई चुनौतियों को निकल करके आप इस पद पे पहुंची हैं। थोड़ा सा आप अपने सफर के बारे में बताएंगे। मेरा सफ़र कोई बहुत अलग सा सफ़र नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा सारा जीवन पहाड़ में गुजरा है, तो मैं ये देखती हूँ कि जब भी एक स्वाभाविक हमारे समाज की दृष्टि रही है कि हम इसे अगर दूसरे राज्यों से कंपेयर करें, तो अगर कोई महिला आगे आना चाहती है तो उसको उतना कष्ट नहीं है जितना कि मैं और राज्यों में परंपरागत तरीके से देखती हूँ। यहाँ पर हमारे साथ हमारे भाई खड़े होते हैं, हमारे पति खड़े होते हैं, पूरा परिवार खड़ा होता है, सहयोगी खड़े होते हैं और उसके साथ ही समाज खड़ा होता है। जो महिलाओं का आदर या उनके सम्मान का पैरामीटर है, वो भी उत्तराखंड में अद्भुत है और पूरा समाज उसे आगे लाने की पूरी कोशिश करता है। अपने व्यक्तिगत सफर के बारे में अगर आप को मैं जानकारी दूं, तो मुझे इसमें कोई ऐसा याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने कुछ करना चाहा होगा। और बचपन से मैं मंच में रही हूँ और मेरा कभी किसी ने ये कह के मजाक बनाया हो कि मैं महिला हूँ और मुझे आगे नहीं आना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से अपने उन तमाम सहयोगी और विशेषकर पुरुष सहयोगियों को धन्यवाद इसलिए करना चाहती हूँ कि आज भी भारत के परंपरागत समाज में और जो भारतीय संस्कृति बिल्कुल अलग अपने आप में है, उसमें कोई महिला कुछ करती है तो निश्चित रूप से उसके पिता का, उसके पति का, उसके सहयोगियों का, उसके समाज का उसमें बहुत योगदान होता है। और उत्तराखंड की भूमि इसमें बहुत उर्वरा है। पृथक राज्य से लेकर
अलग गढ़वाल विश्वविद्यालय से लेकर अलग संस्थाओं के जितने आंदोलन, हिमालय बचाओ आंदोलन और नशाबंदी से मुक्ति का आंदोलन जितने रहे हों, टिंजरी बाई से लेकर तिल्लू रौतेली तक, हमारी परंपरा महिलाओं के शौर्य गाथाओं से भरी है। उत्तराखंड की परंपरा ये हमारे डीएनए में है कि महिलाओं को आगे लाता है समाज, और वो फिर अपनी उपस्थिति समाज के विभिन्न क्षेत्रों में देती है। जी धन्यवाद मैम। तो जिस तरह से आप एक महिला हैं और आप एक बड़े पद पे यहाँ पे सुशोभित हैं, आप विराजमान हैं, तो निश्चित तौर पे जो आपने बताया उत्तराखंड की महिला समाज को, तो इससे एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। और 21 वर्ष के पूर्ण होने पे हम जब 22वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, तो निश्चित तौर पे हम अपनी शिक्षा के माध्यम से उत्तराखंड को एक सशक्त संपन्न उत्तराखंड का के रूप में देख सकते हैं। मैम एक और जानकारी मुझे आपसे लेनी थी कि जिस तरह से हम शिक्षा में क्या कुछ नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर और राज्यों की तुलना में हो पाएँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बात पे बहुत ध्यान दिया गया है कि मातृभाषा में आपकी प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए, और जड़ से जगत तक, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको बार बार कहते हैं कि इसमें समाहित है पूरी शिक्षा नीति। तो उस बात को ध्यान में रख के हमने इस सत्र से उत्तराखंड सेंटर फॉर उत्तराखंड लैंग्वेजेस, फोक परफॉर्मिंग आर्ट एंड थिएटर, ऐसे एक डिपार्टमेंट की यहाँ पर स्थापना की है, जो हमारा डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध संस्थान है। उसके अंतर्गत ये पूरे पहाड़ी राज्य की, उत्तराखंड की परंपराओं को संजोएगा, उसको संरक्षित करेगा। और किसी भी गवर्नमेंट विश्वविद्यालय में ये अभी नहीं है, तो दून विश्वविद्यालय इसमें एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। जो आपने शिक्षा के क्षेत्र में, बाकी तो सब बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, बहुत बेसिक अगर मैं बताऊं तो उत्तराखंड राज्य में बेरोजगारी को दूर करने के लिए अगर हम इस बात में ध्यान दें, जैसे हम कोई FTII पूना की तर्ज पे कोई सेंटर, जो कभी पुरानी जो 17 के बाद सरकार बनी थी, आदरणीय त्रिवेंद्र जी ने कहा था कि एक हमें सेंटर खोलना है, उसका काम पूरा हो चुका था। हमारे यहाँ छात्रों को क्या ज़रूरत है कि जो फिल्म वाले यहाँ शूटिंग करने आ रहे हैं, वो कैमरामैन भी अपने साथ ला रहे हैं, पूरा क्रू अपने साथ ला रहे हैं। क्या हम अपने बेरोजगार युवकों को ये ट्रेनिंग दें कि कैमरा कैसे हैंडल किया जाता है, शूटिंग कैसे की जाती है, और जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जो इंटर के बाद वो जिस शिक्षा को ले सकते हैं, ऐसे क्या हम कुछ कोर्सेज खोल सकते हैं जिनसे सीधा सीधा रोजगार से जुड़ा है जो कोर्स। और दून विश्वविद्यालय का जो विदेशी भाषा संस्थान है, मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि BA के बाद 100% रोजगार देने में वो सक्षम है। थोड़ा पहाड़ी राज्यों के बच्चों में अभी ये बात नहीं है कि वो स्पेनिश में काम करें, जर्मन में, फ्रेंच में। मैं उनका आह्वान करना चाहती हूँ कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दून यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके इन कोर्सेज में पारंगत होना चाहिए। ये सीधे रोजगार से जुड़े हुए कोर्स। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए।